जब मजाक करना पड़ा, तीनों पर भारी निगल गया समंदर। कहानी की शुरुआत होती है तीन लापरवाह और एडवेंचर के भूखे नौजवानों से, जो समुद्र के बीच जेट स्की चलाते हुए मस्ती कर रहे होते हैं। चारों तरफ गहरा नीला पानी, खुला आसमान, और ये तीनों बिना किसी डर के तेज रफ्तार में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। शुरुआत में ये सब उन्हें काफी मजेदार लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें ये सब उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। उन्हें लगता है कि असली मजा तो तब आएगा जब वो कुछ और ज्यादा खतरनाक करेंगे, और यही सोचकर वो बिना ज्यादा सोचे समझे जेट स्की को गहरे समुद्र की तरफ मोड़ देते हैं। अब वो ऐसी जगह पर पहुंच रहे होते हैं जहां ना कोई मदद है, ना कोई इंसान, बस चारों तरफ अनंत पानी ही पानी। कुछ समय बाद समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच उन्हें एक अजीब सी जगह दिखाई देती है। ये जगह सामान्य समुद्र से अलग लगती है। दरअसल ये एक एटोल लैगून होता है। ये जगह आम तौर पर शांत होती है, लेकिन ज्वार आने पर थोड़ी देर के लिए समुद्र से जुड़ जाती है। जैसे ही वो इसे देखते हैं, उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आने लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें एक परफेक्ट जगह मिल गई है मस्ती करने के लिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के, खतरा उनके चारों तरफ फैल चुका होता है। अचानक उनकी तेज रफ्तार से चल रही जेट स्की नीचे से किसी भारी चीज के टकराने से बुरी तरह हिल जाती है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जेट स्की पलट जाती है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। उनके हाथ से फोन छूटकर सीधे पानी में गिर जाता है और गहराई में कहीं गायब हो जाता है। आवाज सुनकर ऐना घबरा जाती है और तुरंत उठकर देखने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो उसे सिर्फ एक जेट स्की दूर पानी पर तैरती हुई दिखाई देती है। बाकी सब कुछ अजीब तरह से शांत हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद पानी में गिरे हुए दोनों लोग ऊपर आते हैं। उनकी सांसें तेज हो चुकी होती हैं और चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा होता है। जूली, जो सबसे ज्यादा घबरा गई होती है, जल्दी जल्दी फ्लोटिंग पैड पर चढ़ जाती है। वो हड़बड़ाकर पूछती है कि अब भी क्या हुआ, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं होता। रेगो, जो शायद सबसे ज्यादा बेफिक्र है, उसे बस अपनी जेट स्की की चिंता होती है। उसे लगता है शायद कोई छोटा मोटा टकराव हुआ होगा। वो बिना ज्यादा सोचे फिर से पानी में उतरता है और जेट स्की की तरफ तैरने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत गलत है। अब उसका डर साफ दिखने लगता है। वो तेजी से वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वो फ्लोटिंग पैड के पास पहुंचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, अचानक कोई अनदेखी ताकत उसे नीचे की ओर जोर से खींच लेती है। सब कुछ बस एक सेकंड में खत्म हो जाता है। ऊपर मौजूद दोनों लड़कियां कुछ समझ ही नहीं पाती और अगले ही पल उनके सामने का पानी तेजी से लाल होने लगता है। उन्हें ये तो नहीं दिखता कि आखिर नीचे क्या है, लेकिन इतना समझ आ जाता है कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं है। ऐना के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बज जाती है। वो समझ जाती है कि अगर अभी भी उन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की तो उनका भी वही हाल होगा। वो तुरंत फैसला करती है कि उन्हें पानी से जितना हो सके दूर रहना होगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक उभरी हुई चट्टान पर पड़ती है और यहीं से शुरू होती है उनकी असली सर्वाइवल फाइट। ऐना जैसे ही उस चट्टान को देखती है, उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जागती है। वो तुरंत जूली को इशारा करती है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो किसी भी हालत में उस चट्टान तक पहुंचना होगा। दोनों बहुत सावधानी से फ्लोटिंग पैड को उस दिशा में बढ़ाने लगती हैं। अब उनकी हर हरकत बहुत सोच समझ कर हो रही होती है, क्योंकि उन्हें डर है कि जरा सी हलचल भी उस अनजान खतरे को फिर से उनकी तरफ खींच सकती है। दोनों धीरे धीरे पानी पर आगे बढ़ रही होती हैं, सांसें रोके हुए, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन उसी सन्नाटे में एक अजीब सा डर छुपा हुआ है। तभी अचानक दोनों एकदम से रुक जाती हैं। उनके नीचे से कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही खामोशी से गुजर रहा होता है। जैसे ही वो नीचे झांकती हैं, उनका खून जम जाता है। उनके ठीक नीचे एक लगभग 9 मीटर लंबी विशाल किलर व्हेल तैर रही होती है। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, जैसे वो उन्हें देख रही हो, समझ रही हो। उसके शरीर पर लगा खून साफ दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वो उनके नीचे से गुजरती है, खून के छींटे उनके ऊपर तक आ जाते हैं। अब दोनों के चेहरे पर सिर्फ डर नहीं, बल्कि साफ मौत का एहसास नजर आता है। अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दोनों पूरी ताकत से चट्टान की तरफ पैड को धकेलने लगती हैं। इस बार वो धीरे नहीं, बल्कि जितनी तेजी से हो सकता है उतनी तेजी से आगे बढ़ रही होती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो उस चट्टान तक पहुंच गईं तो शायद बच सकती हैं। लेकिन जैसे ही वो चट्टान के बिल्कुल पास पहुंचती हैं, तभी अचानक उनका फ्लोटिंग पैड रुक जाता है, एक झटके में। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएं, पैड पीछे की ओर खींचना शुरू हो जाता है। दोनों पूरी ताकत लगा देती हैं, हाथों से पानी को जोर जोर से मारती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज उन्हें पीछे खींच रही हो।
धीरे धीरे वो वापस उसी जगह पहुंच जाती हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। कुछ सेकंड बाद खींचने वाली ताकत अचानक गायब हो जाती है और पैड फिर से शांत हो जाता है। अब एना समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी उसकी नजर पैड के पीछे जाती है जहां एक रस्सी बंधी होती है। उसे समझ आते देर नहीं लगती कि वही व्हेल उस रस्सी को पकड़कर उन्हें वापस खींच रही थी। यानी ये कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर उनके साथ खेल रही थी। एना तुरंत उस रस्सी को पानी से बाहर खींच लेती है ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके। लेकिन अब उसके दिमाग में एक और बात चल रही होती है। उसे याद आता है कि किलर व्हेल की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा होती है, लगभग एक 15 साल के इंसान जितनी। और जिस तरह से वो अभी तक हरकत कर रही है उससे साफ है कि वो सिर्फ शिकार नहीं कर रही बल्कि खेल भी रही है। तभी एना की नजर व्हेल की पीठ पर जाती है और वो एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। व्हेल की रीढ़ सीधी नहीं होती बल्कि थोड़ी मुड़ी हुई होती है। ये देखकर एना समझ जाती है कि ये व्हेल सामान्य नहीं है, ये लंबे समय तक कैद में रही है। क्योंकि जो व्हेल्स एक्वेरियम में रखी जाती हैं उन्हें खुलकर तैरने की जगह नहीं मिलती। वो बार बार एक ही दायरे में घूमती रहती हैं, जिससे उनकी पीठ पर एक तरफ का दबाव पड़ता है और धीरे धीरे वो टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा शो के दौरान बार बार पानी से बाहर कूदने की वजह से भी उनकी बॉडी पर असर पड़ता है। यानी साफ है ये व्हेल कभी इंसानों के बीच रह चुकी है। लेकिन असली सवाल ये है कि अब वो इतनी खतरनाक क्यों हो गई है। असल में ये व्हेल हाल ही में एक्वेरियम से छोड़ी गई थी। लंबे समय तक कैद में रहने की वजह से उसकी सेहत खराब हो गई थी और एक्वेरियम वालों को डर था कि कहीं वो मर ना जाए या कोई हादसा ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि इतने सालों तक कैद में रहने के बाद वो अचानक खुले समुद्र में कैसे रिएक्ट करेगी। एना के दिमाग में ये सारी बातें तेजी से घूम रही होती हैं, लेकिन वो जानती है कि अभी इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। सच्चाई ये है कि वो व्हेल उन्हें दुश्मन मान चुकी है और अगर वो ऐसे ही बैठे रहे तो वो एक एक करके उन्हें खत्म कर देगी। एना गहरी सांस लेती है, खुद को शांत करने की कोशिश करती है और फिर जूली की तरफ देखती है। वो उसे समझाती है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी तरह उस चट्टान तक पहुंचना। वो लगातार उसे हिम्मत देती रहती है ताकि वो डर के कारण कुछ गलत फैसला ना ले। दोनों सही मौके का इंतजार कर रही होती हैं जब व्हेल उनके नीचे से हटे और उन्हें थोड़ा सा समय मिल जाए। लेकिन तभी जूली अचानक हिम्मत जुटाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो फैसला लेती है और अगले ही पल वो बिना कुछ कहे सीधे पानी में कूद जाती है। एना एक पल के लिए शॉक में रह जाती है। वो खुद डर के कारण वहीं रुक जाती है और जूली अकेली ही चट्टान की तरफ तैरने लगती है। जूली के अचानक पानी में कूदते ही सब कुछ और ज्यादा टेंशन से भर जाता है। एना अभी भी डर के कारण वहीं रुकी रहती है, लेकिन जूली अब पीछे मुड़कर देखने का रिस्क नहीं लेती। वो पूरी ताकत से चट्टान की तरफ तैरने लगती है। इस दौरान उसके बैग से सामान गिरकर पानी में फैलने लगता है, लेकिन उस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। वहीं एना की नजर अचानक एक जरूरी चीज पर पड़ती है। उसके हियरिंग एड की बैटरी पानी में बहती जा रही होती है। वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी दूर से व्हेल फिर से उनकी तरफ आती हुई दिखती है। डर के कारण एना तुरंत बैटरी छोड़ देती है और वापस पैड पर चढ़ जाती है। इस बार व्हेल सीधे एना पर हमला नहीं करती, बल्कि उसका ध्यान जूली की तरफ चला जाता है जो पानी में तेजी से तैर रही होती है। जूली अब चट्टान के काफी करीब पहुंच चुकी होती है। उसे भी खतरे का एहसास हो चुका होता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे चट्टान के किनारे पर चढ़ने की कोशिश करती है। पत्थर नुकीले होते हैं, उसके हाथ पैर छिल जाते हैं, लेकिन जान बचाने के डर में वो दर्द को नजरअंदाज कर देती है और किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है। एना ये सब देखकर थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन खुद अभी भी वहीं फंसी होती है। वो तुरंत अपना बैग उठाकर जूली की तरफ फेंक देती है ताकि जरूरी सामान उसके पास पहुंच जाए, लेकिन इस जल्दीबाजी में एक गलती हो जाती है। फ्लोटिंग पैड से जुड़ी रस्सी फिर से पानी में गिर जाती है और दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देती। चट्टान पर पहुंच चुकी जूली अब थोड़ा सोचने लगती है और उसे एक आइडिया आता है। वो एक पत्थर उठाती है और कहती है कि वो व्हेल का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी ताकि एना को तैर कर यहाँ आने का मौका मिल सके। एना डर के बावजूद खुद को तैयार करने लगती है। वो अपने अंदर हिम्मत जुटाती है, खुद को समझाती है कि अब या तो जान बचानी है या सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कूदने के लिए खुद को तैयार करती है, तभी उसके पीछे से अजीब सी आवाज आती है, जैसे कुछ घिसट रहा हो। उसे अचानक कुछ याद आता है और वो घबरा कर पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि पानी में पड़ी रस्सी एकदम सीधी खींच गई है, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अगले ही पल फ्लोटिंग पैड तेजी से हवा छोड़ने लगता है और धीरे धीरे बैठने लगता है। अब एना के पास कोई विकल्प नहीं बचता, या तो वो वहीं रहे और डूब जाए या फिर पानी में कूदकर अपनी किस्मत आजमाए। आखिरकार वो हिम्मत जुटाती है और पानी में कूद जाती है। जैसे ही वो पानी में उतरती है, वो पूरी ताकत से तैरना शुरू कर देती है। उसके अंदर डर तो बहुत होता है, लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है।
हर सेकंड उसे लगता है कि नीचे से वो व्हेल उसे पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो चट्टान तक पहुंच ही जाती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है, दोनों कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाती हैं, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। अब थोड़ी राहत मिलने पर वो अपनी हालत चेक करती है। जूली की जांघ बुरी तरह कट चुकी होती है, शायद चट्टान पर चढ़ते वक्त लगी थी। एना तुरंत अपनी जैकेट उतारती है और पत्थर की मदद से उसे फाड़कर पट्टी बना देती है। वो आधा कपड़ा जूली के घाव पर बांधती है और बाकी से अपने पैर का जख्म कवर करती है, क्योंकि कूदते वक्त उसका पैर भी किसी तेज चीज से कट गया होता है। दोनों किसी तरह अपने घावों को संभालती हैं और फिर थोड़ी देर बाद बैठकर सोचने लगती हैं। अब धीरे धीरे उन्हें पूरी सिचुएशन समझ आने लगती है। वो अंदाजा लगाती हैं कि शायद वो व्हेल गलती से ज्वार के समय इस लैगून में आ गई होगी और जब पानी वापस नीचे गया तो वो यहीं फंस गई। यानी उसके लिए ये जगह अब एक कैद बन चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले एक्वेरियम था। और शायद इसी वजह से वो इतना आक्रामक हो गई है। वो किसी को भी इस कैद में घुसते हुए देखती है तो उसे दुश्मन समझती है और हमला कर देती है। ये समझते ही दोनों के चेहरे पर निराशा साफ दिखने लगती है। अब उनके पास ना कोई जेट स्की बची है, ना कोई रास्ता और ना ही कोई मदद। उन्हें सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है कि कोई यहाँ से गुजरे और उन्हें देख ले। एना तुरंत बैग खोलकर सामान चेक करती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक च्यूइंग गम और एक छोटा सा डिब्बा ही बचा होता है। बाकी सब पानी में खो चुका होता है। अब मजबूरी में दोनों वही च्यूइंग गम शेयर करती हैं। शायद यही उनका आज का खाना होता है। इसी बीच जूली को एक प्लास्टिक बैग मिलता है। उसे एक आइडिया आता है। वो उसमें हवा भरकर उसे बंद कर देती है। उसका प्लान होता है कि धूप की गर्मी से अंदर की नमी पानी की बूंदों में बदल जाएगी, जिससे उन्हें थोड़ा पानी मिल सके। हालांकि ये बहुत कम होगा, लेकिन इस हालत में वही उनकी जान बचा सकता है। एना उसे देखकर कहती है, तू तो जीनियस है, लेकिन जूली बताती है कि इसके लिए उन्हें कम से कम 8-10 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। अब दोनों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। वो चट्टान पर सिकुड़कर बैठ जाती है, अपनी ताकत बचाने की कोशिश करते हुए, और बस इंतजार करती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी जहाज की आवाज सुनाई देती है। दोनों एकदम से खड़ी हो जाती हैं और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन जहाज बहुत दूर होता है। उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती और वो बस बेबस होकर उसे दूर जाते हुए देखती रह जाती हैं। जहाज के दूर जाते ही दोनों के अंदर की आखिरी उम्मीद भी जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ देर पहले तक जो उम्मीद जगी थी वो अब फिर से टूट चुकी होती है। एना और जूली दोनों चुपचाप बैठ जाती हैं, थकी हुई, निराश और अंदर से पूरी तरह टूट चुकी। लेकिन तभी एना की नजर अचानक पानी में किसी चीज पर पड़ती है। वो ध्यान से देखती है और उसे समझ आता है कि वो एक इंसानी हाथ है जो लहरों के साथ बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। ये नजारा इतना डरावना होता है कि दोनों कुछ सेकंड के लिए सन्न रह जाती हैं, लेकिन फिर उन्हें उस हाथ में बंधी हुई एक टॉर्च दिखाई देती है। अब चाहे डर कितना भी हो, ये टॉर्च उनके लिए बहुत काम की चीज हो सकती थी। दोनों हिम्मत जुटाती हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक जाती हैं। उल्टी जैसा महसूस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उस हाथ से टॉर्च निकाल लेती हैं। अब कम से कम उनके पास एक ऐसी चीज है जिससे रात में अगर कोई पास से गुजरे तो वो सिग्नल दे सकती हैं। रात धीरे धीरे बीतती है, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं आता। थकान, डर और भूख तीनों मिलकर उन्हें तोड़ने लगते हैं। आखिरकार जब वो लगभग हार मानने ही वाली होती हैं, तब उन्हें याद आता है प्लास्टिक बैग। वो देखती हैं कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। दोनों बड़ी सावधानी से उन बूंदों को पीती हैं। उनके सूखे गले को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ये पानी इतना कम होता है कि उनकी प्यास और कमजोरी को बस थोड़ा सा ही कम कर पाता है। इसी बीच एना को एक और बात याद आती है। कल उसने कुछ सीप देखी थी जो शायद खाने लायक हो सकती हैं। ये सोचकर वो एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करती है। वो धीरे धीरे पानी में उतरती है, हर सेकंड डरते हुए कि कहीं वो व्हेल फिर से ना आ जाए। जल्दी जल्दी वो कुछ सीप उठाती है और वापस चट्टान पर चढ़ जाती है। इस दौरान उसका माथा एक पत्थर से टकरा जाता है और हल्की चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खाना ले आती है। अब समस्या ये होती है कि उन सीप को खोला कैसे जाए। उनके पास कोई टूल नहीं होता। एना कुछ देर सोचती है और फिर मजबूरी में वो छोटा सा डिब्बा निकालती है। जैसे ही जूली उसे देखती है, वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो कोई आम डिब्बा नहीं होता। वो एना के एक्स बॉयफ्रेंड की अस्थियों का डिब्बा होता है। यहीं से एना की जिंदगी की एक दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। असल में एना पहले एक बहुत टैलेंटेड सेलो प्लेयर थी, लेकिन एक रात जब वो पार्ट टाइम काम कर रही थी, तब उसके साथ एक लूटपाट हुई। उसी घटना में उसके कान खराब हो गए और वो ठीक से सुन नहीं पाती। और सबसे बड़ी बात, उसका बॉयफ्रेंड जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान गोली लगने से मर गया। इस ट्रिप का एक मकसद ये भी था कि वो उसकी अस्थियों को समुद्र में बहा सके ताकि उसे आजादी मिल सके। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि भावनाओं से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना है। आखिरकार दोनों मिलकर उसी डिब्बे के ढक्कन से सीप को तोड़ती हैं और अंदर का कच्चा मांस खा लेती हैं। स्वाद बेहद खराब होता है।
बदबूदार, लेकिन वो उनकी जान बचाने के लिए जरूरी होता है। अब जब डिब्बा वैसे भी इस्तेमाल हो चुका होता है तो एना फैसला करती है कि वो यहीं पर अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियों को बहा देगी। वो धीरे धीरे उन्हें पानी में छोड़ देती है और कुछ पल के लिए वो चुपचाप बैठकर उन्हें देखती रहती है। लेकिन तभी जूली के अंदर दबा हुआ एक राज बाहर आ जाता है। वो अब और सह नहीं पाती और सच बता देती है। वो बताती है कि सालों पहले जो लूटपाट हुई थी वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो उसी की प्लानिंग थी। एना ये सुनकर जैसे अंदर से टूट जाती है। जूली बताती है कि उस समय उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसे पता चला था कि जिस रेस्टोरेंट में एना काम करती है वहाँ हर रात काफी कैश रहता है, इसीलिए उसने अपने एक जान पहचान वाले को ये काम करने के लिए कहा। लेकिन उस दिन एना ने शिफ्ट बदल ली थी और वो खुद वहाँ मौजूद थी और उसी वजह से वो हादसा हुआ जिसमें एना की जिंदगी बर्बाद हो गई और उसके बॉयफ्रेंड की जान चली गई। ये सच सुनकर एना पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे ना जूली की कोई बात सुननी है, ना उसकी कोई सफाई। वो उससे दूर हो जाती है, यहाँ तक कि अपना हियरिंग एड भी निकाल देती है, जैसे वो उससे हर तरह का रिश्ता खत्म करना चाहती हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कहीं जा भी नहीं सकती। वो दोनों अभी भी उसी चट्टान पर फंसी हुई हैं और हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जूली समझ जाती है कि अब अगर उसने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया तो दोनों यहाँ मर जाएंगी। इसलिए वो एक खतरनाक फैसला लेती है। वो तय करती है कि वो खुद को खतरे में डालकर एना के लिए एक मौका बनाएगी। उसका प्लान होता है कि वो उस बीच किनारे की तरफ तैरेगी जहां से वो पहले इस लैगून में आई थी और उसी दौरान एना को मौका मिलेगा कि वो भी पानी में कूदकर किसी दूसरी चट्टान तक पहुंच सके। ये एक तरह से उसकी जान की कीमत पर एना को बचाने की कोशिश होती है। धीरे धीरे बिना कुछ बोले जूली पानी में उतर जाती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन उसे पता है कि वो व्हेल कहीं ना कहीं उसे देख रही है। जूली जैसे ही पानी में उतरती है, ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफनाक खेल शुरू हो चुका होता है। पानी की सतह पर अजीब सी शांति होती है, जैसे तूफान आने से पहले का सन्नाटा। जूली जानती है कि वो व्हेल कहीं ना कहीं आसपास ही है, बस सही मौके का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ एना, जिसने अपना हियरिंग एड निकाल दिया होता है, पूरी तरह इस खतरे से अनजान होती है। उसे ये भी पता नहीं चलता कि जूली कब चुपचाप चट्टान छोड़कर दूर तैरने लगी। जब एना पीछे मुड़कर देखती है और जूली को वहां नहीं पाती तो वो घबरा जाती है और जोर जोर से उसे वापस आने के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जूली अपना फैसला ले चुकी होती है। अचानक पानी के अंदर से एक डरावनी सी आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल में डर बैठा देती है। जूली समझ जाती है कि व्हेल ने उसे देख लिया है। अब वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और तेजी से तैरने लगती है। हर स्ट्रोक के साथ उसकी जान बचने की उम्मीद जुड़ी होती है। कुछ ही पलों में वो विशाल व्हेल फिर से सामने आ जाती है और इस बार वो सीधे जूली के पीछे पड़ जाती है। एना ये सब देख लेती है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि ये सब जूली जानबूझकर कर रही है ताकि उसे एक मौका मिल सके। अब एना के पास सोचने का समय नहीं होता। वो बिना एक सेकंड गंवाए पानी में कूद जाती है और दूसरी दिशा में पूरी ताकत से तैरने लगती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। व्हेल, जो जूली का पीछा कर रही थी, अचानक रुक जाती है। जैसे ही उसे एना की हरकत महसूस होती है, वो तुरंत अपना रुख बदल देती है और एना की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। अब एना सीधे खतरे में आ चुकी होती है। वो घबराकर पास की एक दूसरी चट्टान की तरफ तैरती है और किसी तरह उस पर चढ़ जाती है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा होता है कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उधर जूली, जो अब भी जान की बाजी लगाकर तैर रही होती है, आखिरकार किसी तरह किनारे के पास पहुंच जाती है और जैसे ही वो जमीन को छूती है, उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद वो बच गई और तभी किस्मत उसका साथ देती हुई नजर आती है। ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। दोनों के अंदर अचानक उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। जूली पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है, हाथ हिलाती है और यहाँ तक कि रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख देती है ताकि ऊपर से साफ दिखाई दे। एना भी दूर से पूरी ताकत लगाकर इशारे करती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर बिना कुछ नोटिस किए धीरे धीरे दूर चला जाता है। ये पल दोनों के लिए पूरी तरह तोड़ देने वाला होता है। जूली का धैर्य अब खत्म हो जाता है। वो गुस्से और दर्द में आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है, किस्मत को कोसती है, खुद पर गुस्सा करती है। लेकिन उसी गुस्से और निराशा में वो एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि वो अभी भी खतरे के बिल्कुल पास खड़ी है। अचानक नीचे से एक जोरदार झटका लगता है। जूली जमीन को पकड़ने की कोशिश करती है, अपने नाखूनों से मिट्टी खोदने लगती है ताकि खुद को पानी में घसीटे जाने से रोक सके। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि वो बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल वो व्हेल उसकी टांग को जड़ से पकड़कर जोर से खींच लेती है। उसकी टांग पूरी तरह फट जाती है। इतनी भयानक चोट के बाद जूली ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाती। कुछ ही देर में वो खून बहने से वहीं मर जाती है। एना ये सब दूर से देखती है और अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। अब वो पूरी तरह अकेली रह जाती है, ना कोई दोस्त, ना कोई मदद, बस चारों तरफ मौत का डर। वो जिस चट्टान पर होती है वो किनारे के और करीब जरूर होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है। वो मुश्किल से खुद को संभाल पाती है और डर के मारे हिल भी नहीं पाती।
और तभी जैसे हालात पहले से खराब थे वैसे ही आसमान भी अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, तूफान आने वाला होता है। लेकिन ऐना के लिए ये और भी खतरनाक है क्योंकि उसका हियरिंग एड अब पूरी तरह बंद हो चुका होता है। वो कुछ भी सुन नहीं सकती। ये अचानक आई खामोशी उसके डर को और बढ़ा देती है। अब उसे ये भी पता नहीं चल सकता कि खतरा कब और कहां से आएगा। डर के मारे वो टॉर्च जलाती है ताकि उसे थोड़ा सा सहारा मिल सके, लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। कुछ ही देर में टॉर्च भी बंद हो जाती है। अब उसे सच में ऐसा लगने लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐना जल्दी जल्दी पानी इकट्ठा करके पीने लगती है। बहुत समय बाद उसे असली राहत मिलती है। लेकिन तभी जैसे ही वो मुड़ती है उसकी नजर पानी पर पड़ती है। वो व्हेल फिर से वहां होती है और इस बार वो बहुत पास होती है। ऐना ध्यान से देखती है और उसे व्हेल की आंख के पास एक लंबा सा निशान दिखाई देता है। उसे अचानक एहसास होता है ये व्हेल भी शायद दर्द से गुजरी है, कैद में रही है और अब भी एक तरह से फंसी हुई है। एक पल के लिए ऐना को उसके लिए थोड़ा सा एहसास होता है, लेकिन वो जानती है या तो वो बचेगी या ये व्हेल, दोनों नहीं। वो दूर झूली की लाश को देखती है और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है। अब वो डरने वाली नहीं है, अब वो लड़ने वाली है। उसी वक्त आसमान में बिजली चमकती है, जोरदार गरज होती है और ऐना समझ जाती है यही मौका है। वो बिना सोचे समझे चट्टान से पानी में कूद जाती है और पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरने लगती है। हैरानी की बात ये होती है कि इस बार व्हेल उसे रोकती नहीं। असल में तूफान की वजह से पानी में इतना शोर होता है कि व्हेल का इकोलोकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है और वो सही से शिकार नहीं कर पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर ऐना किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है, थकी हुई, टूटी हुई लेकिन जिंदा। वो सबसे पहले जूली के लिए रेत में एक छोटी सी कब्र बनाती है और फिर खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है जूली का फोन वाटरप्रूफ था और शायद जेट स्की के स्टोरेज में रखा था। अब वो आखिरी बार रिस्क लेती है। वो फिर से पानी में जाती है और इस बार किस्मत उसका साथ देती है। वो बैग निकाल लेती है। उसमें फोन के साथ एक चीज और होती है, एक सेलो का छोटा सा पार्ट जिसे जूली उसे गिफ्ट देने वाली थी ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। लेकिन इस वक्त फोन ज्यादा जरूरी होता है। वो बाकी चीजें छोड़ देती हैं और फोन से मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फिर से पानी में हलचल होती है। तूफान खत्म हो चुका होता है और इसका मतलब व्हेल अब फिर से पूरी तरह सक्रिय है। ऐना समझ जाती है कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सीधा मुकाबला। वो पानी के अंदर जाती है, नीचे पड़े उसी म्यूजिक पार्ट को उठाती है और जैसे ही व्हेल उस पर हमला करने आती है वो पूरी ताकत से उस पर वार कर देती है। व्हेल की एक आंख खराब हो जाती है और उसी वक्त ज्वार आने लगता है। अब वो लैगून फिर से समुद्र से जुड़ जाता है। अब बदला लेने के बजाय वहां से निकल जाती है और ऐना आखिरकार बच जाती है। वो लाइफ जैकेट पकड़कर पानी पर तैरती रहती है और मदद का इंतजार करती है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते की भी है, जहां दोनों ही अपने अपने दर्द और हालात से लड़ रहे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।